न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर 5 बजे का ये खास डिबेट शो जिसे कहते हैं गूंज। आप जानते हैं कि ये वो डिबेट शो है जहां किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं होगा। ये वो डिबेट शो है जहां तथ्यों की गूंज होगी। यहां हर रोज 4:50 पर गूंजेगी विपक्ष की और पक्ष की दलीलों और तथ्यों की गूंज। हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े मुद्दे की। इस मंच पर बहुत सी गंभीर डिबेट्स आपको देखने को मिलेगी और जैसा मैं आपको बता रही हूं, यकीनन ये आप जान लीजिए, मान लीजिए कि हमें आपके वक्त का, कीमती वक्त का पूरा एहसास है और इसीलिए हर एक को मौका मिलेगा, वक्त के दायरे में मिलेगा। नेताओं से लेकर दर्शक तक सब अपनी बात कहेंगे, यानी संवाद एक तरफा नहीं है। इसमें आपकी भी पूरी भागीदारी है, यानी प्यारे दर्शकों की पूरी भागीदारी होगी। आपके सवालों के जवाब हम अपने साथ जो मेहमान आ रहे हैं, जो अलग अलग पार्टियों के बड़े दिग्गज हैं, जो समाज में एक रुतबा और एक अच्छा खासा नाम रखते हैं, उनसे आपके सवाल दागेंगे और जवाब भी लेंगे। हम जानते हैं कि आप इस डिबेट शो से बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपका हर एक सेकंड इन्फॉर्म्ड हो। उसका हिसाब हम पूरी तरीके से रखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की गूंज। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक ऐसी बात कह दी जिसे विपक्ष की जाति वाली पॉलिटिक्स पर सीधा हमला आप कह सकते हैं। पहले उस बयान को सुनिए ताकि गूंज कहां-कहां तक पहुंची और क्यों पहुंची है आप समझ सकें। परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। आपको याद होगा जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था? वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टियां आई थी जिन्हें चुनाव के समय दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपना वोट बैंक नजर आने लगता है। प्रधानमंत्री आज वाराणसी में रविदास जयंती समारोह में शामिल हुए थे। अपनी 18 मिनट की स्पीच में उन्होंने जाति वाली राजनीति का जिक्र किया। क्यों किया? उसकी वजह है। वजह क्या है? बयान में समझिए। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा, एक दलित चेहरा देखा, एक आदिवासी चेहरा देखा? नहीं, उसमें एक नहीं था। उसमें अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी, नरेंद्र मोदी थे। 73% का एक व्यक्ति नहीं था उसमें। तो ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें 73% लोग इसमें है ही नहीं? इसीलिए तो कहते हैं ना, जाति है कि जाति नहीं। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तेजस्वी यादव, आजकल ये सारे के सारे नेता अपने भाषण में जातियों का जिक्र कर रहे हैं। ओबीसी, दलित और अति पिछड़ा वर्ग, विपक्ष की हर बड़ी मीटिंग में इनका जिक्र हो रहा है। लेकिन वाराणसी में प्रधानमंत्री ने इसी पॉलिटिक्स पर फुल स्टॉप लगाने के लिए कहा। ये बात उन्होंने संत रविदास जयंती के समारोह में की है। संत रविदास कौन है? वो 15वीं सदी के वो संत हैं जिन्होंने रविदासिया धर्म की शुरुआत की थी। वो बड़े समाज सुधारक हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश की 20 लोकसभा सीटें हैं जहां दलितों की एक बड़ी तादाद है और ये वो तादाद है जो संत रविदास को भगवान का दर्जा देती है और ये करोड़ों में है। संत रविदास को मानने वाले पंजाब में भी आपको मिल जाएंगे, हरियाणा में भी मिल जाएंगे, भारी संख्या में हैं ये। पंजाब में दलितों की तादाद करीब 32% है, मध्य प्रदेश में 16% है। ये संत रविदास को भगवान मानते हैं। वहां की 20 विधानसभा सीट ऐसी हैं जिस पर संत रविदास को मानने वालों की बड़ी संख्या है। संत रविदास जातिवाद के सख्त खिलाफ रहने वाले उन महापुरुषों में से एक थे।
आज उन्हीं संत रविदास के एक मुहावरे का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुहावरा सुनिए आप। रविदास जी कहते थे, जात पात्र के फेर मही, उर्जी रही सब लोग, मानुष ताकू खात है, रविदास जात कर लोग। अर्थात ज्यादातर लोग जात पात के भेद में उलझे रहते हैं, उलझाते रहते हैं। जात पात का यही रोग मानवता का नुकसान करता है। यानी जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का नुकसान करता है। प्रधानमंत्री ने जिस मुहावरे का जिक्र किया उसके माने आपने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से सुन लिए हैं। यही वजह है कि देश में चुनाव कराने वाली सबसे बड़ी संस्था यानी चुनाव आयोग, वो भी कहता है कि कास्ट योर वोट, डोंट वोट योर कास्ट। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि हर चुनाव, हर वोटर जाति की नजरों से देखा जाता है। आप कह सकते हैं कि भारत में चुनाव ऐसे ही होते हैं कि जाति है कि जाति नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लोकतंत्र में इसी बुराई को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जाति बुराई नहीं है, लेकिन जाति का बेजा इस्तेमाल जो किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, वो सबसे बड़ी बुराई है। यही वजह है कि आज से 3 महीने पहले 30 नवंबर को उन्होंने देश में सामने 4 नई जातियों की बात रखी थी। और वो कौन सी 4 जातियां थी? मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। पीएम ने 4 जातियों का जिक्र किया, गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। ये वो जातियां हैं जो आपको हर धर्म में मिल जाएगी, हर मजहब में मिल जाएगी, हर घर में मिल जाएगी। चाहे गरीब हो कि अमीर हो, चाहे दक्षिण हो कि उत्तर हो, गरीब, युवा, महिला और किसान ये आपको मिल ही जाएंगे और इनके ही उत्थान से देश का उत्थान होगा। पीएम मोदी उसी स्टीरियोटाइप को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसे सदियों से कोई तोड़ नहीं पाया है। मोदी सरकार ने जिन योजनाओं को डिजाइन किया है, जैसे जनधन योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, गरीबों को घर देने की स्कीम, किसी में जाति या धर्म देखकर आप मुझे बताइए क्या लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है? ये योजनाएं पूरे देश में चल रही है और क्या इसका फायदा किसी एक जाति को मिल रहा है, एक मजहब को मिल रहा है या एक क्षेत्र के आदमी को मिल रहा है? कुल मिलाकर विकास और लाभार्थी, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। जिस वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उसे एक छोटी सी मिसाल के तौर पर आपके सामने रख रही हूं। आपके सामने ये 2 तस्वीरें हैं, बहुत ध्यान से देखिए। एक 2014 से पहले के काशी की तस्वीर है और एक 2024 के बनारस की यानी काशी की तस्वीर है। अब और तब का बनारस आप देखिए कितना बदल गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। आप मुझे एक बात बताइए, एक प्रधानमंत्री को अपने संसदीय क्षेत्र में 5 सालों में कितनी मर्तबा जाना चाहिए? 5 बार, 10 बार, 15 बार? लेकिन रिकॉर्ड पता है आपको क्या बताता है? ये शख्स पिछले 10 सालों में 43 बार काशी पहुंचा। क्या वो काशी इसलिए गए कि वो ओबीसी हैं या फिर काशी में ओबीसी की तादाद ज्यादा है? आप पूरे देश की तस्वीर देख लीजिए। दलित और ओबीसी पूरे देश में 69% है वोट उनका। मंडल आयोग के मुताबिक इनमें ओबीसी 52% है, दलित 16% से ज्यादा है, 16.6%। अब चुनावी राजनीति के हिसाब से यह आंकड़ा बहुत बड़ा है और यही वजह है ये ओबीसी, दलित, जात पात की राजनीति किसी से छूट नहीं रही है। लेकिन ओबीसी और दलित वोट अलग अलग राज्यों में कैसे बटा हुआ है, उसे कैसे पूरा करने की कोशिश हो रही है विपक्ष की तरफ से, उनके बयानों से समझ जाएंगे आप। जाति वाली राजनीति, ये लग रहा है विपक्ष को कि अच्छा खासा फायदा पहुंचा सकती है।
69% में से कुछ हिस्सा भी अगर आता है तो कई प्रदेशों में कांग्रेस की किस्मत बदल सकती है। अब उत्तर प्रदेश देख लीजिए, मायावती की पार्टी बीएसपी का ग्राफ जब से गिरा है, दलितों को भी रिझाने की बहुत कोशिश हुई है। ऐसी कोशिश बहुत से दल कर रहे हैं। कांग्रेस को डर है कि गैर जाटव वोटर अगर बीजेपी की तरफ बढ़ने लगा तो गड़बड़ हो जाएगी, और यही वजह है कि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओबीसी होने पर सवाल उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए। अब मामला सिर्फ जाति वाली पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है ना। राहुल गांधी तो अपने बड़बोलेपन की वजह से मोदी को और ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं, मोदी के टारगेट पर भी आ रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा था याद है ना, वाराणसी के नौजवान नशे में डूबे हुए हैं। आज राहुल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त लहजे में जवाब दिया। पहले आप राहुल गांधी को सुनिए, फिर पीएम का जवाब सुनिए। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है, और चौंक जाएंगे आप, कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा। वो कह रहे हैं, और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई। मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। हम चुनावी नशा कह रहे हैं। ये चुनावी नशा कौन सा है? एक तो जातिवाद की पॉलिटिक्स और दूसरा ये अपशब्दों की पॉलिटिक्स। यही चुनावी नशा है जो पीएम ने क्या आज उतार दिया है। बड़ा सवाल है। इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मलूक नागर साहब बहुजन समाज पार्टी के सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और दिलीप मंडल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। और जाति पर आप मान लीजिए इनसे बेहतर बातचीत करने के लिए कोई भी नहीं है आज की तारीख में हिंदुस्तान में। डिबेट की मैं शुरुआत कर रही हूं, लेकिन उससे पहले आप दर्शकों से भी एक सवाल है, क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी है। आज हमने सवाल क्या पूछा है? न्यूज 18 इंडिया ने ट्विटर पर पोल शुरू किया है। सवाल पूछा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में आप किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं। आप जल्दी से अपना वोट डालिए, जल्दी से अपनी राय यहां पर जाहिर कीजिए। जाति पर, धर्म पर या फिर विकास पर? आखिर में मैं इन जवाबों को आपके साथ साझा करने वाली हूं। लेकिन अब डिबेट की शुरुआत करते हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ इनफैक्ट जुड़ चुके हैं। तो पहला सवाल जिस पर आज की डिबेट होनी है, और 1-1 मिनट सारे हमारे वक्ताओं को मिलने वाला है, तो सवाल यही है, सवाल यही है कि गूंज में क्या ओबीसी की राजनीति में राहुल फंस गए हैं? ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। क्या पीएम जाति की राजनीति तोड़ने में कामयाब हुए हैं? क्या राहुल ही बीजेपी को 400 पार करवा देंगे? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी बहस से शुरुआत कर रही हूं। पहला सवाल शहजाद पूनावाला आपसे, क्या वाकई ये चुनावी नशा तोड़ने वाला बयान था?
भाषण था आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, या फिर राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सत्य है? रूबिका जी, पहले तो धन्यवाद आपका। आपके शो की भी गूंज हर तरफ है और गूंज विरासत और विकास के काम की काशी से लेकर उत्तर प्रदेश और भारत में है, और दूसरी ओर हताशा और हिपोक्रेसी की गूंज है। देखिए, दरअसल जो अपने आप को जातिवादी पार्टियां प्रस्तुत करते हैं वो दरअसल घोर परिवारवादी और तुष्टिकरण में लीन है। ये जातियों के साथ भी नहीं है। सोचे ना, तेजस्वी यादव को ही बनाना चाहते ना लालू जी मुख्यमंत्री, कोई यादव परिवार से किसी को नहीं बनाना चाहते। मुलायम जी अखिलेश को बनाना चाहते थे, स्टालिन जी उदयनिधि को बनाना चाहते हैं। वो किसी आम समाज से आम लोगों को नहीं बनाना चाहते हैं। और अगर आप देखें थोड़ा और गहराई से, तो जिस प्रकार से सी फॉर कास्ट होता है, सी फॉर क्रेडिबिलिटी भी होता है। कौन बात कर रहा है इन चीज़ों की? वो जिन्होंने 1951 में सबसे पहले कास्ट सेंसस रोका, नेहरू जी। फिर 1980 से लेकर 1990 तक मंडल का विरोध किसने किया? इंदिरा जी और राजीव जी। उस समय पर उनका नारा था ना जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। उसके बाद 1990 में राजीव गांधी ने खड़े होकर कहा कि ये आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और उसको वीपी सिंह की सरकार को बीजेपी ने समर्थन दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी में 85 ओबीसी एमपी, प्रधानमंत्री तो ओबीसी है ही, 27 मिनिस्टर्स ओबीसी, 40% एमएलसी ओबीसी है, और इसके अलावा 10 सेकंड और ले लो। नहीं, यहाँ पे एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस पक्के हैं भाई, और इस बात को लेकर के पहले राउंड में 60 सेकंड में आपको अपनी बात पूरी करनी होगी, क्योंकि ये है पक्ष विपक्ष की गूंज। ये पहला राउंड है और मनोज काका आपको जवाब देना होगा। सवालों की बौछार यहाँ पर शहजाद पूनावाला की तरफ से हुई है कि पुराने दौर से जो ये मंडल कमंडल की राजनीति है उसे तोड़ दिया है, स्टीरियोटाइप हैज बीन ब्रोकन। रूबिका, आपके गूंज की अनुगूंज पूरे देश में सुनाई दे, इसकी हम लोगों की शुभकामना है। और प्रधानमंत्री जो है एक इस देश में जो महाझूठ लोग हैं उनके सरदार हैं। प्रधानमंत्री जिस बनारस में जिस काशी में बोल रहे थे, उस काशी के संत रविदास पर बोल रहे थे, और संत रविदास भारतीय परंपरा के, भारतीय संस्कृति के एक पहले ऐसे संत हैं जिनका दो धर्मों के लोग अनुयायी हैं। एक सिख धर्म के लोग भी हैं और हिंदू धर्म के भी लोग हैं। उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनका पूरा विमर्श अगर आप पढ़ेंगी तो हर तरह के पाखंड का उन्होंने पुरजोर विरोध किया है। लेकिन दुर्भाग्य से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आज जिस बनारस में भाषण दे रहे थे उसी बीएचयू में उनके 3 आईटी सेल के दरिंदों ने एक आईटी के बेटी को नोचा। नरेंद्र मोदी तब नहीं गए। उसी बनारस में जब एक पुल गिरती है, 17 लोगों की बेवजह जान चली जाती है, तब नरेंद्र मोदी नहीं गए, और पुल बनाने वाला अभी तक ठेकों का काम कर रहा। तो नरेंद्र मोदी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। और जो वो बात कर रहे हैं कि युवा और गरीब और किसान ही जात है, तो किसानों के साथ क्या न्याय कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? किसान टाइम अप। आप ये कह रहे हैं कि जब जैसे ही कोई क्राइम होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फौरन वहां पर पहुंच जाना चाहिए। तो मैं ये मानकर चल रही हूं कि जब आपके नेता सीएम हुआ करते होंगे तो वो हर जगह पर पहुंच जाते होंगे जहां पर क्राइम होता होगा। लेकिन इस सवाल का सवाल नहीं, बचाव नहीं कर रही हूँ मैं बचाव नहीं, अभी नहीं, वक्त नहीं है, अभी मैं डिबेट ओपन नहीं कर रही हूँ। मैंने क्या कहा, अभी रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग है, मैं आवाज कम कर रही हूँ। मलूक नागर अभी अपना 1 मिनट लेंगे और उसके बाद हम बात कर सकते हैं। एक्सपर्ट की गूंज भी आप सुनेंगे। दिलीप को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। मनोज जी, आवाज ही नहीं मैं जाने दूंगी, कह रही हूँ रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता का वक्त कीमती है। 1 मिनट में मलूक साहब, ये जाति की राजनीति अब ओल्ड हो गई है, पुरानी हो गई है? देखिए, जो अभी रूबिका जी, एक तो पैनल पे जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है जो इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है, वो आपने बुलाए नहीं है। पर जो मुझे लगता है कि उसके साथ ही बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन उनके यहाँ पर ये डायलॉग मशहूर है, वो बुलाती है, जाने का नहीं जी। तो उनके साथी बैठे हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं, जो बड़े ही प्यारे भाई हैं मनोज काका साहब। जहाँ तक पिछड़ों की बात हो रही है, जब कांग्रेस सरकार में रहती है पिछड़ों की तरफ ध्यान नहीं देती। 2004 से 2014 में जो बिल आया था तो समाजवादी पार्टी ने, हमारी पार्टी ने भी पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात करी। कांग्रेस ने पूरी सरकार चलाई और पिछड़ों महिलाओं में जाकर के बिल पेंडिंग डाल दिया, जो आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये 68-70 साल पिछड़ों की बात जो वोट लेते रहे, शोषण करते रहे, कांग्रेस ने कभी भी इनका हक नहीं दिया। और तो और पिछले दिनों जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा, पिछड़े समाज से आते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अखिलेश यादव जी, उनको अखिलेश पखलेश कह के थुतकार दिया। आज कांग्रेस को फिर वहीं आना पड़ा, अखिलेश जी के सामने रिक्वेस्ट करनी पड़ी। तो ये पिछड़ों की बात करते हैं, इसलिए कुछ करना नहीं चाहते। आप यही कह रहे हैं। अब एक्सपर्ट की गूंज, और उसके बाद मैं अपने बाकी तमाम मेहमानों को एक बार फिर से डिबेट का मौका दूंगी। एक्सपर्ट की गूंज क्या कहती है? दिलीप मंडल, क्या ये मंडल कमंडल की राजनीति आज भी जिंदा है, या पीएम मोदी ने उस स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया है 4 अलग नई जातियां लाकर? रूबिका जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सदगुरु रविदास महाराज को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं, जिन्होंने कहा था कि ऐसा राज चाहूं मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो दरअसल जाति को अगर हैंडल करना है, जाति को अगर ख़त्म करना है, तो जाति की बात करनी पड़ेगी। और संत रविदास महाराज की रचनाओं में आप बार बार पाएंगे कि वो अपनी जाति का जिक्र करते हैं, खालस चमारा शब्द इस्तेमाल करते हैं और वो जाति से लड़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ उसी समय समकालीन तुलसीदास जाति का जिक्र नहीं करते हैं, जाति की बात नहीं करते हैं और बोरा भर भर के जातिवाद करते हैं। इवन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जाति है तेली, उसको उन्होंने वर्णाधम, मतलब वर्णों में सबसे अधम कहा। तो मुझे लगता है जाति की बात करने में समस्या नहीं है, दरअसल प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा। ये गलत नज़रिया है कि उसको न देखेंगे तो वो समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि जाति पे इतनी बात हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से 130 या 140वीं बार खुद को ओबीसी कह चुके हैं। तो अच्छा है कि बात हो रही है। जब तक बात नहीं होती थी तब तक ये प्रॉब्लम एड्रेस ही नहीं हो रहा था। अब ये एड्रेस हो रहा है, बात हो रही है, एड्रेस हो रहा है। लेकिन ये एड्रेस हो रहा है या इसको जो है इस्तेमाल किया जा रहा है? आज चुनावी नशा भी तो उतार दिया है ना मनोज काका, ये बात तो सच है ना। आप खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश आपके रगों में, आपके दिल में बसता है। क्या आप ये पसंद करेंगे कि कोई भी नेता या कोई भी शख्स ये कहे कि नशे में पड़ा रहता है? मैंने देखा है एक बाजे वाला, नशेड़ी, इस तरीके की बातें अगर राहुल गांधी कहेंगे तो आपको लगता है कि युवा को पसंद आएगी, वो वोट करेंगे? देखिए, एक बात मंडल भाई के एक बात से मैं बहुत सहमत हूं। उन्होंने एक बात ठीक कहा कि समकालीन थे रविदास जी और तुलसीदास, लेकिन पाखंड का विरोध किया रविदास जी ने और तुलसीदास जी पाखंड का समर्थन किया। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही उत्तर प्रदेश में उनको व्यापकता के दृष्टिकोण से दिखना चाहिए था। किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, वही प्रधानमंत्री, वही नरेंद्र मोदी जी इस उत्तर प्रदेश में जब 2014 के चुनाव में आए तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश में तो सड़कों पे लोग कट्टा खोस के चलते हैं। तो मैं उनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि तब उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान था कि नहीं? आज उत्तर प्रदेश में आरओ पुलिस भर्ती के लाखों नौजवान, रुपका जी, लाखों, लगभग 60 लाख नौजवानों के साथ पेपर आप 3 बार पाखंड का इस्तेमाल कर चुके हैं। मैं चौथी बार पाखंड का इस्तेमाल करती हूँ मनोज काका, और मैं आरोप लगाती हूँ कि आप भी वही पाखंड कर रहे हैं। मैं जब कह रही हूँ कि एक शख्स ये कह रहा है कि शराब के नशे में पड़ा रहता है, या राहुल गांधी नशेड़ी कहते हैं उत्तर प्रदेश और बनारस की जनता को या युवा को, तो उस पर आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? एक सीधा सा सवाल था, उसका जवाब में आप घुमा फिरा के पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। आप सुनना तो चाहती, इतना व्यग्र क्यों हो जा रही है? अरे बस जवाब ही तो दे रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं पूछा आपने? फिर नरेंद्र मोदी, मैं कह रही हूँ राहुल गांधी पर नहीं बात कर पाएंगे ना, खौफ में आ जाएंगे ना। मैं जो बात कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजगार चाहिए, उसको देने में अक्षम है। अब रोजगार याद आ जाएगा आपको, अब तमाम दूसरी चीजें याद आ जाएंगी। बनारस की बेटी, उनसे पूछना चाहिए, उसी बीएचयू में रहने वाला हूँ, शहजाद पुनावाला, ये तो इस पर बात करने में कतराएंगे। आप कहिए ना कि आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी है राहुल गांधी ने, कहिए ना, कहने में क्या आपको कतराना? मैं आपको जानती हूँ पर्सनली। कोई अगर देश में बुनियादी सवालों को एड्रेस कर रहा है तो ये नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से देश नहीं चलता। ठीक है, ये देश एक गरीब किसान मजदूर के दृष्टिकोण से भी चलेगा। जवाब दीजिए। दृष्टिकोण से भी दृष्टिकोण डिसाइड करेंगे मनोज काका, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। शहजाद पुनावाला, देखिए, शुरुआती टिप्पणी में मैंने कहा था कि ये जातिवादी पार्टी होने का दावा करती है, पर ये घोर तुष्टीकरण और परिवारवाद में लीन है। इसका उदाहरण देता हूँ। मैं तो IIT BHU के उन अपराधियों पर खुलकर बोलता हूँ। बोलिए, संदेश खाली पर चुप क्यों हैं?
अनुसूचित जाति की महिलाओं का बलात्कार शाहजहां ने किया, तो जैसे मुस्लिम वोट बैंक का पलड़ा भारी है, तो शाहजहां के चक्कर में संदेश खाली पर एकदम चुप, ना राहुल बोलते, ना प्रियंका बोलती, ना अखिलेश बोलते। रूबिका जी कृपया करके, रूबिका कृपया करके, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। रूबिका रूल। मनोज जी, अगर शहजाद पूनावाला ने आपके बीच में एक बार भी बोला हो तो मुझे बता दीजिए। अब मैं आप दोनों को दोबारा मौका दे देती हूँ ना। मैं एक बार शहजाद पूनावाला को अपनी बात रखने दीजिए। शहजाद पूनावाला स्क्रीन पर पहले बात रखने दीजिए मनोज काका, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। देखिए रूबिका जी, वैसे कुछ पार्टियों के चरित्र में है रूल्स रेगुलेशन लॉ को फॉलो करना कम ही होता है, इसलिए कानून व्यवस्था भी उस समय पर कैसी थी आजकल करना पड़ रहा है। एनीवे, मैं अपनी बात पर आ जाता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बताइए, संदेश खाली पर अभी तक किसी की चुप्पी क्यों नहीं हुई? अच्छा चलिए, संदेश खाली तो बहुत मुश्किल विषय है, मैं आपको बताता हूँ कि बाकी सब छोड़िए, ये सुनिए। कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। रूबिका जी, आप एक बहुत प्रसिद्ध एंकर है और मैं आपको हमेशा सलाम करता हूं कि जो आपने मकाम हासिल किया है अपने दम पर काम करके, उसी प्रकार से ऐश्वर्या जी ने भी कर्नाटक से निकलते हुए अपने दम पर अपना मकाम हासिल किया है। और अमिताभ जी तो हमारे सभी के महान कलाकार, 80 वर्ष हो गए, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो नाच रहा है उसके साथ, मतलब अपने ससुर के साथ ऐश्वर्या नाच रही है। अब मुझे बता दो कि वाराणसी के जनता के लिए जो उन्होंने बोला उस पर तो आपकी टिप्पणी नहीं है, अपने सांसद के परिवार के संबंध में तो टिप्पणी कर दो। मान्यवर, अभी आपने लंबा चौड़ा लेक्चर दिया ना ITBJU पे, मैंने खंडन किया और उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब बताइए संदेश खाली पर आपका स्टैंड क्या है? ऐश्वर्या राय के प्रति जो अपमानजनक और मिसोजिनिस्टिक महिला विरोधी टिप्पणी जो राहुल गांधी ने की है, क्या आप इतने मजबूर है या तुष्टीकरण की ऐसी राजनीति है कि इस M फैक्टर के चक्कर में आप महिलाओं के विषय में कुछ नहीं बोल पाएंगे? और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मनोज काका जी, आप पीडीएफ बड़ा करते हैं ना, तो पीडीएफ बताइए, अल्पसंख्यक तो शेरवानी जी भाग गए, पल्लवी पटेल क्या बोल रही है? सुमन जी को काहे तीसरे नंबर पर रखा है राज्यसभा की सीटिंग में? 111 तो आपके पास है नहीं, कहां से आएंगे सुमन जी की? पहला किसको रखा है? जया बच्चन और रंजन जी को, और तीसरे नंबर पर सुमन जी को रखा है। हमारे पास मौका मिला तो हमने मनोज यादव को बना दिया मुख्यमंत्री, आपके पास मौका था तो आपने रेवांश रेड्डी, जिसने ओबीसी समाज को गाली दी। सबका विश्वास, सबका प्रयास कहते हैं, कितनों को टिकट दे दिए हैं माइनॉरिटी में आपने? आपसे भी फिर ये सवाल पूछे जाएंगे कि अगर वो पीडीए पर करते हैं तो आप जो अल्पसंख्यकों पर कितना काम कर पा रहे हैं, कितने उनको सीटें दे पा रहे हैं, कितना राज्यसभा और लोकसभा तक पहुंचा पा रहे हैं? जवाब दे रहा हूं, जवाब दे दूं? रूबिका जी जवाब सुनिए। हमने पहली बार कश्मीर के पहाड़ी समाज से आने वाले गुलाम अली खटाना को राज्यसभा भेजा है। हमने आसिफ इब्राहिम को IB डायरेक्टर कंटिन्यू किया था। हमने सैयद अकबरुद्दीन को यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट एम्बेसडर भारत का बनाकर रखा था। हमारी सरकार में माइनॉरिटी से सिख से हरदीप पुरी वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर है। हमारे यहाँ पर जॉन बारला से लेकर बाकी माइनॉरिटी मिनिस्टर्स भी है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब टॉयलेट 11 करोड़ दिए जाते हैं, सुल्ताना शिल्पा दोनों को मिलता है, जब अन्न दिया जाता है 80 करोड़ लोगों को, तो रूबिका और रोशन दोनों को मिलता है। क्या कोई भेदभाव होता है? पर मैं आज पूछना चाहता हूं इनसे कि ये तो बड़े करता धरता है ना, आदिवासी समाज की राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाई कभी इन्होंने? आज इनसे पूछे कि मोहन यादव को हमने बनाया, हमने मोहन यादव को बनाया, इन्होंने रेवांश रेड्डी को बनाया जिसने गाली दी। पर्चा निकलेगा तो उसमें ये जरूर आपसे पूछा जाएगा कि कितने लोग हैं जिनको आपने माइनॉरिटी समाज से उम्मीदवार बना दिया अपनी पार्टी का। राजस्थान जीता जागता उदाहरण है, मध्य प्रदेश जीता जागता उदाहरण है, छत्तीसगढ़ जीता जागता उदाहरण है। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, अब उसका जवाब दे उससे पहले मनोज काका पीडीए पर अपनी बात रखिए और उसके बाद मैं मलुक नागर आपका रुक करूं। रूबिका इस पे हाँ, बस मैं आ रही हूं। देखिए रूबिका, कम से कम बोलने से पहले जब गुलामी एकदम सर पे हो फिर भी तथ्यों का आकलन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश में आप जानती होंगी सबसे ज्यादा अगर माइनॉरिटी के कहीं अगर विधायक हैं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा दलितों को हमने सम्मान दिया। हमने उस बेटी को भी सम्मान दिया जिसको भारतीय जनता पार्टी के समर्थित गुंडों ने पूनम को भी रौदा, उसको अगर देश की सदन में किसी ने भेजा तो समाजवादी पार्टी ने भेजा। और हमारा पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तुम्हारी तरह नहीं है कि एक शहनाज भाई और मुख्तार अब्बास नकवी थे उनको भी राजनीतिक रूप से किनारे लगा दिया गया। आप कभी हिम्मत नहीं कर पाओगे। जिस दिन आप ये हिम्मत करोगे आप उस दिन घर बैठा दिए जाओगे कि 303 पार्टी वाली सांसदों की पार्टी ना आप भी सम्मान में बिल्कुल उसी तरह है। नहीं आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपको उतना ही मौका दिया जितना शहजाद पूनावाला को दिया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमानों ने आपको वोट किया था, आपने कितनों को वहां पर पोजीशन दी है,
कितनों को आपने वहां पर जिम्मेदारी दी है वो सबने देखा है। पहले मलूक नहीं, मैंने दोनों से सवाल किया, उसका जवाब मैं ले लूंगी, लेकिन उससे पहले मलूक नागर जी, आपके पास एक आखिरी मौका आपको नहीं लगता है? आप दलितों की, पिछड़ों की राजनीति तो करते हैं, लेकिन मायावती है कहां कोई नहीं जानता है। अब इस पूरे के पूरे वोट बैंक पर कब्जा करने की राजनीति करती हुई सारी पार्टियां नजर आ रही हैं। देखिए 2006 में भी इसी तरह लोग सोच रहे थे। पिछले करीब 1 साल से ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, जिसका हम पार्ट नहीं, उसी में रोज लगे रहते थे। हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं और कोऑर्डिनेटर सिस्टम से और कैडर कैंप लगा के प्रशिक्षित कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर लगा के बंद कमरों में, बंद हॉलों में और बूथ तक के लिए पूरी तरह काम चल रहा है, जिस तरह 2006 में हुआ था। जहां तक बात है शहजाद पूनावाला जो बात कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता था जब सदन में आके माननीय प्रधानमंत्री कहते थे मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित मिनिस्टर बनाए। तो आज अगर वो सीटें कुछ खाली पड़ी हुई हैं तो आज 4 जातियों पे जा रहे हैं। हमें तो लगता था पिछड़ों को और दलितों को अब न्याय मिलने लगा है। जो कांग्रेस के कार्यकाल में 68-70 साल में इनके साथ शोषण हुआ, इनको धोखा मिला, इनकी वोट ले ली, कुछ नहीं दिया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की वो सोच अच्छी लगती थी। तो मैं शहजाद पूनावाला से भी कहूँगा, अब 4 जातियों से पहले जो कांग्रेस ने शोषण करा, राहुल गांधी जिसके लिए ढकोस लाभ कर रहे हैं, उनको आप भी न्याय दो। और जहाँ तक बात है, जहां तक रूबिका जी खत्म कर रहा हूं, जहां तक बात है अमिताभ बच्चन की पत्नी है जया बच्चन जी, समाजवादी के काका हमारे सामने बैठे हैं, उनके पति की मजाक उड़ा रहे हैं राहुल गांधी। उनके बहू की ऐश्वर्या राय की, जो देश के स्तर की एक प्रतिभा कलाकार हैं, उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी को क्यों नहीं कह पा रहे हैं कुछ? ये कैसे चलेगा अगर वास्तव में विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और उसका लीडरशिप कंफ्यूज है? अगर वो कमजोर हो गए तो सारा पूरा देश कमजोर हो जाएगा। मेरे हिसाब से काका को भी जवाब देना चाहिए, काका साहब को भी। मैं दोनों से जवाब ले लेती हूँ, दोनों से जवाब ले लेती हूँ। स्क्रीन पर दोनों को रखिए और 30 सेकंड, हाँ अच्छा 20 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए दिलीप जी, उसके बाद मैं दोनों को मौका देती हूँ। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐश्वर्या राय के बारे में जो कहा गया वो अशोभनीय है। और इसके अलावा एक तथ्य पता होना चाहिए कि ऐश्वर्या राय खुद बंत या शेट्टी जाति के हैं, जो कि कर्नाटक के ओबीसी लिस्ट में है। वहाँ की जो श्रेणी 3 है उसके अंदर वो ओबीसी ही हैं, पिछड़ी जाति के हैं, तो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और आखिरी बात कि जब कांग्रेस ओबीसी का सवाल उठाती है तो ये पूछा जाएगा कि 2011 क्यों कराया, और इसके अलावा ये भी पूछा जाएगा कि जब मनमोहन सिंह कैबिनेट में सिर्फ एक ओबीसी मंत्री क्यों था। नहीं, जो अगली लाइन राहुल गांधी ने बोली वो यही तो बोली है कि ये सब पहुंचे हैं, कितने ओबीसी वहां पर पहुंचे हैं। अब 30 सेकंड में सबको दे रही हूँ। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए, मलूक नागर, और जो बात मनोज काका ने की है उसके बाद मनोज काका आप करो। अब देखिए, अगर सचमुच में समाजवादी पार्टियों को चिंता होती ओबीसी और दलित वर्ग की, तो कम से कम ऐश्वर्या राय पर परिवार के नाते नहीं तो उनकी जो जाति अभी बताई है उसी के नाते बोल देते। पर संदेश खाली पर भी चुप थे, और ये इसलिए चुप थे क्योंकि वोट बैंक का प्रभाव है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इतना अल्पसंख्यकों को गिना रहे हैं, शेरवानी जी से पूछ लीजिए काहे छोड़कर चले गए। और मनोज काका स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, 370 जब तक लागू था, दलित जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज के लोगों को अधिकार नहीं मिलता था। आप 370 हटने के साथ में या अगेंस्ट में हैं? और जो बताते हैं कि आंबेडकर जी के लिए आप खड़े हैं, तो आंबेडकर जी का कोई योगदान नहीं था, ऐसा सैम पित्रोड़ा जो राहुल गांधी के अंकल है उन्होंने कहा। नेहरू जी का योगदान था, आंबेडकर का नहीं था, जिनको 2 बार कांग्रेस ने हराया। बताइए इस पर स्पेसिफिक स्टैंड क्या है? मनोज काका। देखिए शहजाद लग रहा है कि भ्रमित है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। हमारे नेता ने हमेशा ये कहा है कि राजनीति में हमेशा मर्यादित आचरण और मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा लोगों की गर्लफ्रेंडों तक का, लोगों के प्रेमिकाओं तक की कीमत इस देश के प्रधानमंत्री लगाते हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से नेता हैं, कभी भी किसी भी मर्माहत होती हुई बेटी के प्रति उनका मर्म एक शब्द नहीं है। जो बिल्किस बानो को न्याय नहीं दे पाए, जो बिल्किस बानो के दरिंदों को माला पहनाए, उनसे कोई सीखेगा? ये भारत सीखेगा? बिल्कुल नहीं सीखेगा। उनसे किसी तरह के आचरण और व्यवहार की उम्मीद नहीं करी जा सकती। उत्तर प्रदेश में आरओ और उत्तर प्रदेश पुलिस का पर्चा लीक है। योगी आदित्यनाथ जी से, सरकार से ये हमारी अपील है समाजवादी पार्टी की कि यथाशीघ्र उन नौजवानों को न्याय सर, अब मैं नेक्स्ट राउंड पर आ रही हूँ। दोबारा परीक्षा करा। मैंने आपको मौका दिया, अब नेक्स्ट राउंड है। जनता आपसे सवाल पूछती है। ये जो गूंज का अगला राउंड है, इसमें सीधा आपका संवाद होता है। ये जो व्यूअर है ना, ये आपका वोटर भी है।
और इसीलिए ये जो सवाल पूछता है इसका जवाब दे देंगे तो एक वोट आपका हो जाएगा। करण कुमार पटना से एक सवाल पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं जरा देखते हैं। मेरा सवाल ये है कि आप लोग जात पात और परिवारवाद से कब ऊपर उठेंगे? मनोज काका, ये सवाल आपसे था। जात पात से साथी उसी दिन जाति का काम खत्म हो जाएगा जिस दिन एक जात विशेष के लोगों को कुएं में पानी पीने दिया जाएगा। जिस दिन एक जात विशेष के लोग जब किसी घर में महल बनाने वाले महल में घुसेंगे तो उनके बर्तन नहीं टूटे होंगे, उस दिन इस देश से जात पात खत्म होगा। जब लोग अपनी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक भागीदारी की मांग करते हैं। मंडल कमीशन के 42 में से 42 रिपोर्ट की आयोग की एक ही लाइन में आपको बोल देना था ना मनोज काका जी, जात पात तब छोड़ेंगे जब आपको सत्ता में ले आया जाएगा, तब आप उनका काम करना छोड़ देंगे। सीधा सीधा सवाल का सीधा सीधा जवाब। बनारस से मुनव्वर सिराज सवाल पूछ रहे हैं, किससे देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए सरकार है उनसे भी पूछना चाहते हैं कि इस बार इनका एजेंडा क्या रहेगा। ये इसमें युवाओं का रहेगा, बेरोजगारी का रहेगा कि नहीं रहेगा, और देश में बेरोजगार स्तर को कैसे कम किया जाएगा, इसका एजेंडा मेन मुद्दा है। मेन ये रहेगा कि नहीं रहेगा। मुनव्वर सिराज पूछ रहे हैं बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। शहजाद पूनावाला, वोट जीत सकते हैं अगर जवाब से वो संतुष्ट हुए तो। मुनव्वर मियाँ को मेरा जवाब है कि हम गीता से कम करेंगे। गीता का मतलब जी फॉर ग्रोथ, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ए फॉर अर्थव्यवस्था। जो उत्तर प्रदेश की 10वीं अर्थव्यवस्था थी आज दूसरे स्थान पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 14 पर था, आज दूसरे स्थान पर है। बीमारू राज्य से बाहर निकल चुका है उत्तर प्रदेश। 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। आज 2.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से 2 एक्सप्रेस और 2 एयरपोर्ट, आज 5 एक्सप्रेस 5 एयरपोर्ट बने हैं। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहा है, और काशी में विश्वनाथ धाम बनने के बाद वहां पर 13 करोड़ पर्यटक पहुंचे, जिससे कि सभी का कल्याण इस प्रकार से करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर उन्होंने कहा गीता से इसका इलाज करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको हर चीज में गड़बड़ी क्यों दिखती है? ये पढ़ाया। अब मैं मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया ने ट्विटर पर आज जो पोल किया था उसका जवाब आपके सामने रख देना चाहती हूँ। नतीजे स्क्रीन पर आपके सामने रख देना चाहती हूँ। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? विकास पर कहने वाले 79% है, जाति पर 6% और धर्म के आधार पर 15% ये कह रहे हैं। फिलहाल मुझे इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गूंज में कल फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।